हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और एक ब्रांड न्यू वीडियो इस चैनल लॉ फॉर ऑल पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब एक को ओनर दूसरे को ओनर के अगेंस्ट इंजंक्शन कोर्ट से नहीं मांग सकता, यानी स्टे नहीं मांग सकता। तो एज ऑलवेज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े ई बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में छोड़ दिए हैं जो आपको ड्राफ्टिंग सिखाते हैं और एप्लीकेशन जो इंडियन कोर्ट्स में फाइल की जाती हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं ये भी आपको सिखाते हैं। तो अगर आपको और जानने में दिलचस्पी है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके वो लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच रेगुलर लेसन्स ऑन इंडियन लॉ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे राइट्स एंड नेचर ऑफ अ को-ओनर। को-ओनर का नेचर क्या होता है। देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एक को-ओनर को इक्वल राइट्स एज दैट ऑफ द अदर को-ओनर्स होते हैं। तो सपोजिंग एक प्रॉपर्टी के समझो दो को-ओनर हैं, दोनों को-ओनर को राइट ऑफ पोजेशन, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ यूसेज इक्वली होता है। ऐसा नहीं कि एक को-ओनर को ज़्यादा होता है और दूसरे को-ओनर को कम होता है, अनलेस देयर इज एन एक्सप्लिसिट अग्रीमेंट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय या फिर खरीदने के बाद अगर दोनों को-ओनर में एक अरेंजमेंट हो जाए जिसके मुताबिक एक को-ओनर को ज़्यादा राइट्स होंगे और दूसरे को-ओनर को कम राइट्स होंगे, तो वो भी अरेंजमेंट परमिटेड है कायदे में। लेकिन जनरली ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर अरेंजमेंट नहीं है तो दोनों को-ओनर को इक्वल राइट्स टू द प्रॉपर्टी है। सेकेंडली, दोनों को ओनर राइट ऑफ पोजेशन इंजॉय करते हैं। तो दोनों एज इन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि दो को ओनर होंगे, अगर ज़्यादा को ओनर होंगे तो सारे को ओनर राइट ऑफ पोजेशन इक्वली इंजॉय करेंगे। सबको प्रॉपर्टी पोजेस करके उसको इंजॉय करने का हक है। द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लीज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द को ओनर्स। जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पार्टी को, एक तीसरे आदमी को बेची नहीं जा सकती, ट्रांसफर नहीं की जा सकती या फिर लीज नहीं की जा सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द को ओनर। सभी को ओनर की एक्सप्लिसिट कंसेंट के विदाउट दैट कंसेंट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो अगर एक को ओनर ने समझो दूसरे को ओनर को चीट करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर भी दी, सेल डीड रजिस्टर कर भी दिया, तो जो दूसरा को ओनर है, जो अफेक्टेड को ओनर है, वो कोर्ट में जाके कोर्ट से रिलीफ मांग सकता है और वो सेल डीड नलिफाई करवा सकता है। अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ वन और मोर को ओनर्स कैन बी चैलेंज बाय द अदर्स। यही भी जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है कि अनऑथराइज्ड एक्शन अगर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर कुछ भी एक्शन अगर किया है तो वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। A co-owner can legally restrain the other co-owners from interfering with the property under select circumstances. अभी एक को ओनर जो दूसरे को ओनर को ओनली अंडर सिलेक्ट सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने पहले बताया, एक को ओनर का नेचर इस तरह से होता है कि उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज आर द सेम एज दैट ऑफ द अदर को ओनर्स। इसीलिए जस्ट बिकॉज एक को ओनर प्रॉपर्टी पे थोड़ा राइट एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट राइट है दूसरे को ओनर्स को उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से रिस्ट्रेन करना। तो को ओनरशिप इस तरह से होती है कि ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एक को ओनर दूसरे को ओनर को रिस्ट्रेन कर सकता है फ्रॉम यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब हम अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने किए हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। Now the first observation, if the other co-owner objects to the construction of a homestead, he can get the co-ownership property divided by partition, and if the other party is not readily willing to that course, it is open to him to get it partitioned through a suit. These are various remedies available to the co-owner in respect of his land. Merely because he has to resort to such steps, it cannot be said that the co-owner cannot erect a homestead in his land. अभी इसका मतलब ये है कि अगर एक को-ओनर एक होमस्टेड यानी एक घर अपने उस प्रॉपर्टी में बांधना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा को-ओनर उसको रिस्ट्रेन कर सकता है। अगर दूसरे को-ओनर को कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसने लीगली उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करके लेना है, दैट इज बाय फाइलिंग अ सूट फॉर पार्टीशन या फिर डीड ऑफ पार्टीशन रजिस्टर करके उसने दूसरी अपना पार्ट जो है वो पार्टीशन करके सेपरेट करके लेना है।
जस्ट बिकॉज एक को ओनर उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके उस पर घर बांध रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को ओनर को हक मिल जाएगा उसको रिस्ट्रेन करने के लिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि द लॉ एज टू द को ओनर्स इज वेल सेटल्ड। Where any property is held by several co-owners, each co-owner has interest in every inch of the common property, but his interest is qualified and limited by similar interest of the other co-owners. One co-owner cannot take exclusive possession of the property, nor commit an act of waste, ouster, or illegitimate use, and if he does so, he may be restrained by an injunction. A co-owner may, by an arrangement expressed or implied, with his other co-owners, possess and enjoy any part of the property exclusively. And such a co-owner can also protect his possession against the other co-owners, and if he is dispossessed by the latter, he can recover exclusive possession. तो इसका मतलब बहुत obvious है कि co-owner has the right, अगर एक अरेंजमेंट है दोनों को-ओनर में, तो एक कोई भी प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो एक्सक्लूसिवली पोजेस कर सकता है, और अगर उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है उस प्रॉपर्टी से, या फिर एक को-ओनर कमिट्स एन एक्ट ऑफ वेस्ट और एन आउटस्टर, किसी तरह से प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है या फिर उस पर कुछ गार्बेज डंप कर रहा है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो सब एक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के वैल्यू को डिमिनिश करता है, प्रॉपर्टी के वैल्यू को रिड्यूस करता है। इसलिए ऐसे अगर कुछ एक्ट्स वो करेगा तो द अदर पार्टी विल हैव द राइट टू रिस्ट्रेन दी अदर को-ओनर। अब हम जानते हैं कि सर्कमस्टांसेस, मेन मुद्दे पे आते हैं और जानते हैं कि सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ को-ओनर कैन नॉट सीक एन इंजंक्शन अगेंस्ट द अदर को-ओनर। अभी फर्स्ट सर्कमस्टांस ये है, को-ओनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग अनदर को-ओनर फ्रॉम एक्सीडिंग हिज राइट्स इन द कॉमन प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली एंड सिंपली बिकॉज ही इज अ को-ओनर, अनलेस द एक्ट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू आउटस्टर, प्रेजुडिकल और एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द को-ओनर आउट ऑफ पोजेशन। तो इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि जस्ट बिकॉज यूर अ को-ओनर, जस्ट बिकॉज एक आदमी एक प्रॉपर्टी का को-ओनर है, बाकी को-ओनर के साथ में वो इंजंक्शन डाल के दूसरे को-ओनर को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता कायदे से, ओनली बिकॉज इज अ को-ओनर। अगर समझो अगर एक प्रॉपर्टी दो आदमियों ने ले रखी है और प्रॉपर्टी लेने के बाद वो फिजिकली डिवाइड नहीं हुई है और दोनों वो को-ओनरशिप में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, तो समझो एक दिन ऐसा आया कि दोनों को-ओनर के जो रिलेशन जो है वो खराब हो गए। इसलिए जब एक को-ओनर प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरे को-ओनर को हक नहीं है कि वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन डाल के ऑपोजिट पार्टी को रिस्ट्रेन करे, दैट इज दूसरे को-ओनर को रिस्ट्रेन करे ऑन द ग्राउंड्स दैट हिज एक्ट्स आर अनऑथराइज्ड। मतलब उसने बिना परमिशन लिए वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहा है। इस तरह से एक को-ओनर को हक नहीं है दूसरे को-ओनर को प्रॉपर्टी रिस्ट्रेन करने के लिए, इंजंक्शन ऑर्डर लाने के लिए, क्योंकि हर एक को-ओनर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हर एक को-ओनर को इक्वल राइट है एज दैट ऑफ द अदर को-ओनर। तो अगर एक को-ओनर एक स्पेसिफिक एक्ट प्रॉपर्टी पे कर सकता है तो दूसरा को-ओनर भी उसी एक्ट को कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-ओनर। दूसरे को-ओनर का कंसेंट लिए बगैर एक जो को-ओनर जो प्रॉपर्टी का होता है वो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकता है। तो सो जस्ट बिकॉज यू आर अ को-ओनर यू कैन नॉट आस्क फॉर एन इंजंक्शन एज अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी। सेकेंडली, mere making of construction or improvement of in the common property does not amount to ouster। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इस पॉइंट पे बहुत से डिस्प्यूट्स होते हैं, इसलिए ये जब पॉइंट आया तब से ये इशू क्लियर हो गया है कि mere making of a construction or improvement of in the common property does not amount to ouster। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल के बेसिस पे ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रिज्यूमिंग देयर आर टू को-ओनर्स, दो आदमियों ने प्रॉपर्टी एक ले ली है, टोटल 1000 स्क्वायर मीटर्स की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी लेने के बाद उनमें एक अरेंजमेंट हो गया है कि 500 स्क्वायर मीटर एक प्रॉपर्टी, 500 स्क्वायर मीटर का जो पार्ट है वो एक को-ओनर को और दूसरे 500 स्क्वायर मीटर की एरिया को ऑक्यूपाई करेगा विदाउट फिजिकली पार्टिशनिंग द प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर उन दोनों में अरेंजमेंट हुआ है, अब समझो एक को-ओनर एक पार्ट पे अपना घर बांधने की कोशिश कर रहा है, घर बांधने का काम चालू कर रहा है। अभी इसका जस्ट बिकॉज वो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी डज नॉट मीन दैट इट अमाउंट्स टू द आउटस्टर ऑफ द पोजेशन ऑफ द अदर पर्सन। उसके पार्ट पे अगर वो अपना खुद का घर बांध रहा है तो दूसरे को-ओनर को कोई हक नहीं है उसको रिस्ट्रेन करने, घर बांधने वाले को-ओनर को रिस्ट्रेन करने के लिए कि आप उस प्रॉपर्टी पे घर ना बांधें।
आपको आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट क्लियरली। एक प्रॉपर्टी पे अगर दो कोओनर ने स्पेसिफिक एरियाज ऑक्यूपाई करके रखी हैं जो एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों कोओनर वो उस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली यूटिलाइज कर सकते हैं। और उस पर अगर कंस्ट्रक्शन भी वो करें तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाएगा या फिर उस कंस्ट्रक्शन से दूसरे कोओनर को किसी तरह का इफेक्ट हो जाएगा। कोओनरशिप में प्रॉपर्टीज जब होती हैं तब कायदे के मुताबिक एवरी इंच ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वली ओन्ड बाय बोथ द कोओनर्स। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल हम स्ट्रिक्टली ले लें तो उस प्रॉपर्टी का कुछ यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक कोओनर को दूसरे कोओनर को ऑब्जेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिलती जाएगी। इसीलिए ये प्रेसिडेंस कोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें इस तरह से प्रेसिडेंट सीमेंट किया है कि अगर एक प्रॉपर्टी में दो पार्ट हैं तो if both the parts are individually occupied by two co-owners, then both of them are independent. Both of them are sort of independent even though the property has not been physically divided. और दोनों प्रॉपर्टी में वो रिस्पेक्टिव को-ओनर्स जैसे वो चाहें उस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो mere making of a construction or improvement thereof in the common property does not amount to ouster. Again, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, अगर आप समझ नहीं पाए तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए और अकॉर्डिंगली मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नाउ थिर्डली, if by the act of the co-owner in possession the value or utility of the property is diminished, then a co-owner out of possession can certainly seek an injunction to prevent the diminution of the value and utility of the property. तो इस तरह से एक को-ओनर ने अगर कर दिया कि समझो उस प्रॉपर्टी पे अनऑथराइज डिगिंग करने लगा, एक बहुत सा बड़ा खड्डा खोदने लगा, या फिर उसमें गार्बेज डंप करने लगा, या फिर उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करने लगा। लीगल कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, बट इलीगली इस तरह से शैबी कंस्ट्रक्शन करने लगा कि वो प्रॉपर्टी गंदी दिखती है, या फिर उसकी बाउंड्रीज डिस्टर्ब करने लगा। तो अगर ऐसा कुछ काम उस प्रॉपर्टी में एक को-ओनर करने लगा तो अदर पार्टी विल हैव द राइट टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग सच एक्ट्स। दैट इज इफ उसके काम से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू और यूटिलिटी मतलब उसका इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर अफेक्ट हो जाएगा या फिर उसका वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू अगर डिमिनिश हो जाएगा, तो इन सच सर्कमस्टांस other co-owner will have the right to seek an injunction against the offending co-owner. Now fourthly, if the acts of the co-owner in possession are detrimental to the interest of the other co-owners, a co-owner out of possession can seek an injunction to prevent such an act which is detrimental to the interest. So जो थर्ड पॉइंट है उसके उसी की तरह ये फोर्थ पॉइंट भी है। अगर को-ओनर का किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब अगर इलीगली एक दूसरा को-ओनर किसी आदमी को भाड़े पे एक रूम निकाल के उस भाड़े पे चढ़ा रहा है, या फिर इलीगली लीज कर रहा है, या फिर किसी को प्रॉपर्टी पे पार्क करने के लिए दे रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-ओनर, तो अगर उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो ही कैन आस्क फॉर एन इंजंक्शन। अगर इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, अगर वो स्पेसिफिकली खुद के जो प्रॉपर्टी उसके ही पार्ट में जो है उसी प्रॉपर्टी में अगर वो कर रहा है तो दैट इज अलाउड। Now, before an injunction is issued, the plaintiff has to establish that he would sustain by the act he complains of some injury which materially would affect his possession or his enjoyment, or an accustomed user of the joint property would be inconvenienced or interfered with. तो ये on the same lines that of the previous points है कि अगर जो प्लेंटिफ है, अब किसी भी इंजंक्शन में अगर आपको किसी भी तरह के इंजंक्शन में अगर आप जब कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो कोर्ट के सामने आपने 3 पॉइंट इस्टेब्लिश करना है कि देयर इज अ प्रीमा फासी केस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इररिपेरेबल डैमेज बीइंग कॉज्ड, एंड देयर इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ये 3 जो पॉइंट है आपने इस्टेब्लिश करने हैं, तभी कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट करेगा, नहीं तो आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। तो इस केस में भी प्लेंटिफ सारा ओनर्स जो है, जो को-ओनर कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, उसी को-ओनर को प्रूव करना होगा कि उसको कुछ इंजरी हो रही है दूसरे को-ओनर के एक्टिविटी से, और इसीलिए वो कोर्ट से रिलीफ मांग रहा है। देन द क्वेश्चन एज टू द रिलीफ शुड बी ग्रांटेड इज लेफ्ट
to the discretion of the court in attending circumstances on the balance of convenience and in the exercise of discretion the court will be guided by consideration of justice, equity and good conscience. So इसका मतलब यही है कि पूरा डिस्क्रेशन जो है कोर्ट को दे दिया है कि कोर्ट ने डिसाइड करना है किस तरह से ऑर्डर पास करनी है. जस्ट बिकॉज अभी जैसे मैं प्रीवियसली एग्जांपल दिया, अगर कंस्ट्रक्शन एक आदमी कर रहा है प्रॉपर्टी पे और दूसरा कोओनर जो अफेक्टेड कोओनर है वो कोर्ट के पास इंजंक्शन मांगने के लिए जाता है, तो इन सच सर्कमस्टांस अगर कंस्ट्रक्शन लीगल है और डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है प्लेंटिफ को, तो कोर्ट हैज़ टू रिफ्यूज एन इंजंक्शन. पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंजंक्शन नहीं ग्रांट करेगी कोर्ट तो कुछ भी ग्रांट नहीं करेगा. कोर्ट ने सिस्टमेटिकली ये भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट ने देखना है और अकॉर्डिंगली इस तरह से ऑर्डर पास करनी है कि देयर इज बैलेंस इन बिटवीन बोथ एंड दैट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कोओनर्स आर प्रोटेक्टेड. दोनों कोओनर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. तो डिस्क्रेशन इवेंचुअली कोर्ट्स को दिया है नेसेसरी ऑर्डर्स पास करने के लिए. तो बेसिकली यही थे कॉन्सेप्ट और आई होप कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक तरह से एक्सप्लेन किया है. अगेन मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डेवलप कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ. तो अगर आपको कुछ सुझाव देना है या फिर आपके कुछ सवाल हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में उनको छोड़ दीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. तो मिलते हैं अगली बार. दिस इज प्रीतीश सेइंग बाय.